हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्था एजुकेशन। एवरीवन मतलब 11th-12th के बच्चों जिन्होंने कॉमर्स ले ली है और जिनके लिए अकाउंट्स फोबिया बन गया है। ठीक है, तो इसी फोबिया को दूर करने के लिए मैं स्वेच्छा त्यागी अब इस चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ और इस चैनल पर मैं आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड हर एक टॉपिक की डिटेल में हेल्प करूँगी, डिटेल स्टडी करवाऊँगी आपको। हर एक चैप्टर के कंसेप्ट, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, आपको कैसे मार्क्स स्कोर करना है, आपको कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, किस चीज़ को नहीं देनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको हर चीज़ में हेल्प करने वाली हूँ। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इस फर्स्ट वीडियो में 12th का स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि 12th के बेसिकली बोर्ड आ रहे हैं, आने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड हमेशा ही प्रेफरेंस रहता है वैसे, तो बोर्ड का ही स्टार्ट करेंगे। और आज मेरा पहला टॉपिक होगा शेयर्स, क्योंकि शेयर्स की वेटेज लाइक 12 to 15 मार्क्स होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हम ज़्यादातर उसको लीनियंट लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो में चलते हैं। और पहले ही एक चीज़ क्लियर करूँगी कि आप इस चीज़ को प्लीज़ सेव करके, रिकॉर्ड करके, स्क्रीनशॉट लेके, स्नैपशॉट लेके, लिख कर आप साथ साथ मेरे चलते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। ठीक है, सो इट्स आवर फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ हिट लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड अब ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो में चलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है शेयर्स का। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था कि शेयर्स करने वाले हैं और आज इस वीडियो में पहले लेक्चर में हम उसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो मैं आप सभी से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन लिए आप इसको आराम से पढ़िए, समझिए। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ इसकी वेटेज बहुत है, 12 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आता है और मिला जुला के 15 भी बैठ जाता है। तो अब हम देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स के 3 पार्ट पढ़ेंगे बेसिकली हम। इशू ऑफ शेयर्स, फिर उसका फॉरफीचर, फिर री इशू। अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अभी हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स को पढ़ा है, सुना है, शेयर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी उसको और क्लियर करने के लिए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे लाने के लिए मैं आपको आराम से क्लियरली समझाऊँगी। देखो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब शेयर्स की, तो शेयर्स में कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये 1% कंपनी है या आपकी प्राइवेट कंपनी है। शेयर्स का मतलब है कि हमें पब्लिक से, जनता से पैसा उठाना है, वो भी बहुत सारा पैसा उठाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। किसकी बात करेंगे? पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या करती है, जब इसको एक्सपेंशन करना होता है ना, तो ये एक्सपेंशन मतलब या तो इसको अपने बिजनेस का बहुत सारा कुछ सामान बढ़ाना है, ठीक है, या इसको क्या करना है कि इसको बहुत अपने बिजनेस को, या सामान इन द सेंस मशीन में बोल रही हूँ मैं, ठीक है, या इसको अपना लेवल ही बढ़ाना है। तो ये क्या करेगी, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा पैसा क्या होता है ना कि हम एक साथ किसी से नहीं उठा सकते, किसी एक इंसान से, किसी एक बंदे से नहीं उठाया जा सकता। तो ये क्या करती है, ये पब्लिक को ऑफ़र करती है कि जी हमें इतना पैसा चाहिए। तो कितना पैसा चाहिए, पहले तो कंपनी वो निकालेगी कि भाई हमें कितनी वैल्यूएशन करनी है, मुझे उठाना कितना पैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमने बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए क्या किया, कैपिटल वैल्यूएशन किया। मैंने उसको लेट कर लिया 10 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है कुछ मशीन्स की, उसने 10 लाख रुपए, मतलब मान लो कपड़ों की फैक्ट्री है मेरी, या कंपनी है जो कपड़े बना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना चाह रही है अब, और उसको मशीन्स चाहिए, वो मशीन चाहिए महंगी और 10 लाख रुपए। ठीक है, अभी जस्ट बहुत छोटा अमाउंट लिया है मैंने। बेसिकली एक्सपेंशन इतना नहीं होता कि IPO उठा रहे हैं हम सिर्फ 10 लाख रुपए का, ये हम बहुत करोड़ों में, बिलियन मिलियन में उठाते हैं। ठीक है,
इसके लिए हम क्या निकालते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपने सुना भी होगा, अभी पेटीएम वेटीएम निकालते हैं, ठीक है। अभी 10 लाख रुपए जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया तो कंपनी का एक काम होता है कि इस 10 लाख को हमें एक बंदे से तो उठाना नहीं है, एक बंदे से पॉसिबल नहीं है इतना उठा पाना, हम टुकड़ों में उठाते हैं। तो उन टुकड़ों को डिसाइड करने के लिए कि हम कितने टुकड़ों में बांटें, कंपनी डिसाइड करती है कि उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, कि अगर हम उसको एक भाग में बांटें तो उसे एक भाग की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आता है सबसे पहली चीज़ स्मॉल पार्ट्स, हमने उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया है। जैसे कि मैंने बोला नॉमिनल वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो 10 लाख रुपए थे ना, उसकी जो एक पार्ट होगा, जितने भी शेयर्स बनेंगे अभी पता नहीं है, उसका एक जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कितने भी रुपए का हो सकता है, वो मैं 1 2 3 4 5 10 15 50 जैसे भी रखना चाहती हूँ, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है, कि एक बंदे से एक शेयर का इतना मिलेगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो पार्ट आता है वो ये आता है कि जब मैंने स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, मैंने जब दोबारा बोल रही हूँ स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बने। अब वो जो पार्ट्स बन रहे हैं ना, वो शेयर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, शेयर कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब एक चीज़ समझी कि मैंने 10 लाख रुपए को 10 रुपये ईच पे बांटा, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आएंगे, कि मैं हर पब्लिक को कितना ऑफ़र कर सकती हूँ, कि कितने शेयर्स वो लोग उठा सकते हैं। ज़रा इसको देखते हैं, कितने शेयर्स उठा सकते हैं। इसकी वैल्यूएशन बहुत इजी है, कैसे होगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकलते हैं भाई, टोटल कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपए, फिर मैंने उसको डिवाइड कर दूंगी अगर 10 रुपये से, कि एक शेयर का प्राइस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 रुपये है, तो मेरा नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएगा कि मैं कितना ऑफ़र कर सकती हूँ पब्लिक को, वो आएगा ऐसे, 10 लाख को डिवाइड जब करूँगी ₹10 से, तो मेरा आएगा 1 लाख शेयर। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे हमने वैल्यूएशन कर ली कंपनी की, हमने उसका एक वैल्यू डिसाइड कर लिया कि उसके छोटे पार्ट का वैल्यू कितना होगा, और फिर उससे ये काउंट कर लिया कि हम पब्लिक को कितना ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, पब्लिक कंपनी होती है, उसको बिज़नेस एक्सपेंशन करना होता है, बिज़नेस एक्सपेंशन मतलब उसको अपना बिज़नेस अब बढ़ाना है, उसके लिए वो आईपीओ निकालती है, पब्लिक ऑफरिंग निकालती है। उसके लिए उसको निकालने से पहले वो पहले क्या करती है, कैपिटल वैल्यूएशन, क्या करती है, कैपिटल वैल्यूएशन, जो हमने अभी एजम्पशन लिया है 10 लाख रुपए का, उस 10 लाख रुपए को वो छोटे छोटे भागों में बांटती है कि एक पार्ट का कितना अमाउंट होगा। जैसे कि 10 रुपये ले लिया हमने, वो 10 रुपये एक शेयर का पार्ट है, तो वो एक शेयर कितने रुपए का हुआ, 10 रुपये का, वो हमारा एक शेयर या एक पार्ट कहलाता है। शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने मान लिया 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी और उसमें हर एक पार्ट का अमाउंट है 10 रुपये, तो मेरा शेयर कितने हुए, 1 लाख शेयर, मैं जनता को 1 लाख शेयर ऑफ़र कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब पब्लिक कंपनी, अब बेसिकली इसको ना कहानी की तरह सुनना है, ठीक है, कि कहानी कैसे, मतलब कहानी इन द सेंस कि कंपनी कैसे काम करेगी। अब कंपनी ने जब वैल्यूएशन कर लिया कि भाई मुझे 10 लाख रुपए उठाने हैं, पर वो बात जनता तक कैसे पहुंचाए, कि उसे जनता से 10 लाख रुपए उठाने हैं। उसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले एक निकालती है प्रोस्पेक्टस, जिसे हम ब्रोशर भी कहते हैं बेसिकली, लेकिन हम इसमें प्रोस्पेक्टस कहते हैं। वो उसमें पूरी डिटेल देती है कि हमें 10 लाख रुपए इस चीज़ के लिए चाहिए, इतने इतने एक शेयर का प्राइस है, आप ऐसे उठा सकते हैं, इतना उठा सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट हमें इतना चाहिए, ठीक है। उसके साथ एक वो निकालती है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में बंदा जाके उसमें लिख सकता है कि भाई मुझे इतने शेयर का पार्ट बनना है, इतने शेयर का पार्ट बनना है। तो अब देखो, कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया, अब जनता क्या करेगी, जनता जाएगी उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगी और ये बताएगी कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, और वो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ही एप्लीकेशन मनी भी दे देगी। पर वो एप्लीकेशन मनी जब वो देती है, वो 2 तरीके से दी जाती है, ठीक है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी को एक साथ सारा पैसा चाहिए क्योंकि उसको एक साथ सारी मशीन खरीद के लानी है, या कंपनी को एक्सपेंशन करना है, मतलब अपना बिजनेस बढ़ाना है टुकड़ों में, कि भाई पहले 2 मशीन लानी है, उसके अलावा उसको फिर फैब्रिक का इंक्रीज़ करना है, एक उसको एरिया डालना है, बिल्डिंग बनानी है, तो वो टाइम टू टाइम होगा, तो इसलिए वो टुकड़ों में पैसा मंगाएगी। तो ये पैसा कैसे आएगा, अगर लमसम का केस होगा, लमसम के केस में कंपनी, जैसे हमने कितना डिसाइड किया था, पूरे 10 रुपये का एक शेयर था, मान लो एक बंदा एक शेयर खरीद रहा है, तो वो कितना पैसा देगा एप्लीकेशन मनी पे, पूरे 10 रुपये देगा एक साथ। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा देना,
ठीक है। लमसम मतलब इकट्ठा पैसा देना। फिर आता है अगर वो इंस्टॉलमेंट में मांगती है, मान लो कंपनी ने कह दिया टुकड़ों में पैसा चाहिए, तो एप्लीकेशन पर उन्होंने डिसाइड किया कि आपको एप्लीकेशन पे सिर्फ 2 रुपये देना है, तो आप एक शेयर होल्डर बन जाएंगे, आप इस शेयर के ओनर बन जाएंगे। तो जो पब्लिक है वो कैसे देगी, वो पब्लिक 2 रुपये देगी, वो 2 रुपये देगी एप्लीकेशन के टाइम पे। फिर बाकी का जो अलॉटमेंट या कॉल का पैसा बचा हुआ है, अलॉटमेंट और कॉल अभी समझ में आएगा। अलॉटमेंट मतलब होता है कि जब बंदे ने कितने शेयर मांगे और हम उसको कितना देना चाह रहे हैं, कितना देना चाह रहे हैं। अभी क्वेश्चन दिमाग में अराइज होगा कि भाई हमने तो इतने मांगे, हमें इतने ही चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी कंडीशंस होती हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको एंड तक पता लग जाएगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड हुआ तो एप्लीकेशन पे लमसम का केस होगा तो पूरा अमाउंट आएगा। अगर इंस्टॉलमेंट का है तो वो इंस्टॉलमेंट पे जितना मांग रही है सिर्फ उतना रुपए आएंगे। आई गेस ये तो बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं, ठीक है। बहुत आराम से चल रहे हैं और इसे कहानी की तरह ही सोचना है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है तीसरी चीज़। अब जब हम ये रुपये 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जो ये हमने ₹10 की बात करी, इस 10 में 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके क्या, बेसिकली 2 तरीके मैं बोलूँगी कि इसको हम 2 तरीके से देखते हैं, ठीक है। पहला होता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, या पार वैल्यू बोल लो, जो मैंने राइट हैंड साइड पे दिखा रखा है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा इस वीडियो में। नॉमिनल वैल्यू होता है वो वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड करी है, जो अभी हम 10 रुपये डिसाइड करके आए थे, ठीक है। यहाँ लिखा भी है एन आर्बिट्ररी वैल्यू असाइंड फॉर बैलेंस शीट पर्पसेस व्हेन द कंपनी इज इशूइंग शेयर कैपिटल। तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, 10 लाख की, हमने उसका एक शेयर का भाग कितना के बनाया, 10 रुपये का। वो जो 10 रुपये का भाग बनाया है हमने, वो क्या है, नॉमिनल वैल्यू, जो फिक्स हुआ है कंपनी की तरफ से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता है वो प्राइस जिस पे कंपनी पब्लिक से पैसा उठाएगी, या पब्लिक से उस पर्टिकुलर शेयर का, उस पार्ट का प्राइस लिया जाएगा। अब ये जो फेस वैल्यू होती है आपको अभी समझ में आएगी, बस 2 से 1 मिनट बाद, ठीक है। देखो यहाँ मैंने सबसे पहले केस 1 देखना। केस 1 में मैंने क्या लिखा है, ₹10 क्या है पार, इधर ₹10 क्या है फेस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 10 रुपये डिसाइड किए थे ना कंपनी ने, तो उसने 10 रुपये ही मांगे हैं पब्लिक से, उसने ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, उसने ना बढ़ाए हैं ना घटाए हैं। तो पार भी सेम है और फेस वैल्यू भी सेम है, ठीक है। फिर आता है केस 2। केस 2 बोलता है प्रीमियम का केस है। प्रीमियम के केस में क्या होता है कि देखो 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, मैंने 12 मांगे। वो 12 मैंने इसलिए मांगे क्योंकि हो सकता है जब मैं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करूँ, आपने प्रेफरेंस शेयर 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये जो थ्योरी का पार्ट है, अगर आपको नहीं आता तो इस पे भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अभी भी क्लैरिफाइड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले उसको भी कवर कर लेंगे, फिर सीक्वेंस में चल लेंगे, अभी बहुत टाइम है, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि 10 रुपीज़ की पार वैल्यू थी और मैंने जनता से कितने मांगे, 10 रुपये बेसिकली शेयर का प्राइस है जो हमें शेयर कैपिटल में चाहिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो उसमें 1 यूनिट का प्राइस 10 है, लेकिन कंपनी वो जनता से मैंने 12 रुपये मांगे। क्यों मांगे कंपनी ने, क्योंकि हो सकता है उसे वो पैसा आगे कहीं यूज़ करना हो। अब वो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आते हैं वो भी बताएंगे कि कहाँ लिखे जाते हैं, और उसका जो प्रीमियम को वो यूज़ करते हैं उसके सिर्फ 5 जगह ही यूज़ होता है। ये सब थ्योरी का पार्ट बनता है, वाइवा का पार्ट बनता है, लेकिन अभी इतना नहीं जाना, ठीक है, आराम से चलो स्टेप बाय स्टेप। ये 10 रुपये का पार का था, अब फेस वैल्यू कितनी है 12। तो फेस वैल्यू क्या हुई, जो कम पब्लिक से पैसा उठाया गया है, ठीक है, तो फेस वैल्यू होगी पब्लिक से कितना उठा रहे हैं, एक्चुअल प्राइस कितना है उसका। सिमिलरली डिस्काउंट होता है, अगर 10 रुपये का शेयर था उसको हमने जनता से सिर्फ 8 मांगे। लेकिन अब जो केस 2 और केस 3 है, मैं दोबारा एक बार बोल देती हूँ। केस 1 पार का है, पार मतलब होता है समान, कि अगर 10 थे मैंने 10 ही मांगे। प्रीमियम का केस होता है अगर 10 थे तो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, मैंने 2 रुपये और एक्स्ट्रा मांगे, 3 रुपये 4 रुपये कितने भी हो सकते हैं वो, तो मैंने 12 का शेयर रखा। फिर केस 3 डिस्काउंट का, अगर वो 10 रुपये का था तो मैंने उसे 8 रुपये का मांगा, ठीक है। अब आता है इसके कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है। जब प्रीमियम का केस होता है तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है उसे आप
कौन से अकाउंट में डालोगे, वो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। उसको आप रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। किस में रिकॉर्ड करते हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, जिसको हम बेसिकली अब प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं, अलग सा अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कैपिटल गेन है। क्या है? कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन किस सेंस में है? क्योंकि ये हम रोज़ रोज़ पैसा नहीं उठा रहे हैं पब्लिक से, एक से या दो बार उठाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे, तो ये हमारे डेली बिजनेस से नहीं हो रहा है पैसा फ़ायदा, ये नॉर्मल गेन है। ये नॉर्मल गेन नहीं है कि मैंने अपने कपड़े जो बनाए थे वो बेचे और उससे कमाया, नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा पैसा कमाया जब मैं पैसा उठा रही थी, तो मैंने वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालना होता है, ठीक है जी। ये तो बहुत आराम से क्लियर होगा। फिर आता है डिस्काउंट का केस। डिस्काउंट में ये बेसिकली वाइवा का क्वेश्चन भी होता है कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, उसमें ये डिस्काउंट पे शेयर इशू हो जाते थे। क्या हो जाते थे? कि हम लोग डिस्काउंट दे देते थे लोगों को और 8 रुपये पे उठा लेते थे। पर एक्चुअली में जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो उसने इस चीज़ को मना किया, और आई गेस इसको मना करना शायद सही भी था, क्योंकि अगर कंपनी को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो 10 रुपये की जगह पे 8 रुपये का दे रही है, सुनना इस बात को, उसे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और वो 8 पे दे रही है, तो इसका मतलब वो तो 8 लाख रुपए उठा रही है, वो 2 लाख लाएगी कहाँ से? वो 2 लाख कहाँ से लाएगी? उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? ठीक है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जब आया तो 2013 में अलाउड नहीं हुआ, तो अब हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी 2 एक्सेप्शन हैं। 2 एक्सेप्शन क्या हैं कि एक तो जो हमारा स्वेट इक्विटी शेयर होता है और एक जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, इन दोनों को आप डिस्काउंट पे अभी भी इशू कर सकते हो। इन दोनों के अलावा जो इक्विटी प्रेफरेंस जो बेसिकली पब्लिक से उठाया जाता है, उन पे आप नहीं कर सकते। दोबारा बोल रही हूँ, डिस्काउंट की एंट्रीज आपकी नहीं होंगी इसलिए बुक में भी, ठीक है। आपको पावर ऑफ प्रीमियम ही पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंपनीज एक्ट 2013 के दायरे में हटा दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर बोल रही हूँ, फेस वैल्यू क्या होती है? जो पब्लिक को प्रेजेंट की जाती है, पब्लिक जिस प्राइस पे शेयर को खरीदती है। नॉमिनल वैल्यू होती है जो कंपनी डिसाइड करती है कंपनी कैपिटल की वैल्यूएशन के टाइम कि कितना पैसा उठाना है, तो उस पर एक शेयर का प्राइस क्या होगा, ठीक है। फिर 3 केस आए आपके, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब है बराबर, प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा उठा रहे हैं, और डिस्काउंट का मतलब है कम पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो क्या है? कैपिटल गेन है। क्या है? कैपिटल गेन। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या बोला कि 1956 तक माना जाता था, लेकिन 2013 के मतलब दायरे में उसे हटा दिया गया। सिर्फ 2 के लिए रखा गया है, एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एक स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। अब देखो, हमने बेसिकली पार, प्रीमियम, इन सब चीज़ों की बात कर ली, उस प्राइस की बात कर ली, हम कैसे पैसा उठाते हैं, आइदर लमसम या इंस्टॉलमेंट में। अब जब इतना सब जान लिया तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो कैपिटल है ना, वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है बेसिकली बैलेंस शीट में, क्योंकि जब कंपनी अपनी पूरी बैलेंस शीट बनाती है ना, तो फाइनल में वो एक एक एंट्री तो दिखा नहीं सकती, वो सिर्फ इतना अमाउंट दिखाती है कि कितना आया, कितना हमने मांगा और कितना एग्जैक्टली हमारा आया गया, या हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, ठीक है। अभी सब ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी चीज़ है। जैसे अब देखते हैं, यहाँ आया सबसे पहले, पहला कॉलम देखना है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने AC से डिनोट किया है, जस्ट वो दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई एब्रीवेशन वैसे होती नहीं है। यहाँ इसमें क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट की जाती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, लाइक आपने पढ़ा भी होगा कंपनी का, कि वो प्रॉपर्ली बनाते हैं उसे, ठीक है। उसमें डिसाइड करते हैं कि कंपनी ना अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, जब तक कंपनी रहेगी, मैक्सिमम इतना पैसा उठा सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 1 करोड़ रुपए,
जस्ट एग्जांपल लिया है, मैं वो नहीं कह रही कि 1 करोड़ ही उठाएगी, 1 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा उठाती है कंपनी, इतनी बड़ी एक्सपेंड कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ पे आके रुक जाएगी, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। अब इशूड कैपिटल होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि मान लो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि पूरे लाइफ स्पैन में 1 करोड़ उठा सकते हैं, पर अभी मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, वो 1 करोड़ भी हो सकती है और वो हो सकता है उससे कम भी हो। मैंने ये एग्जांपल लिया है, मान लो मुझे 10 लाख की ही रिक्वायरमेंट है अभी, तो मैं क्यों बेफालतू में 1 करोड़ का उठाऊंगी, मुझे बेफालतू में 1 करोड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 10 लाख उठाया। अब जो ये 10 लाख है, मैं कंपनी जो है वो पब्लिक को 10 लाख ही तो ऑफ़र करेगी कि भाई आप हमारे 10 लाख रुपए दे दो हमें, आप शेयर उठा लो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ऑथराइज कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन है कि पूरी लाइफ स्पैन में जब तक कंपनी रहेगी तब तक वो सिर्फ इतना पैसा उठा सकती है, जबकि इशूड कैपिटल होता है कि अगर मुझे अभी कितना चाहिए वो कंपनी बेसिकली जाएगी और पब्लिक को ऑफर करेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो लिखा है कि IC इज़ लेस देन इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या है कि वो ऑथराइज जितना भी हो सकती है और ऑथराइज से कम हो सकती है, बट कभी भी ऑथराइज्ड को ज़्यादा नहीं हो सकती। ऑथराइज से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मुझे मैक्सिमम ही 1 करोड़ उठा पाऊँगी तो मैं 1 करोड़ से ज़्यादा क्यों उठा पाऊँगी, क्योंकि वो तो डिफाइन हो चुका है, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे कम उठा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं हमेशा 1 करोड़ की उठाऊँ। अभी 10 लाख की रिक्वायरमेंट, अभी 10 लाख उठा लूँगी, हो सकता है आगे कभी चाहिए हो तो मैं 50 उठा लूँगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर लास्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या बोलता है कि भाई जितना आपने ऑफ़र किया है ना, अब पब्लिक उसका एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है। बेसिकली जो पब्लिक होती है वो एक्सेप्टेंस बराबर भी देती है, कई बार ज़्यादा भी देती है और कम भी देती है। अभी ज़्यादा थोड़ा समझ नहीं आएगा, पर कम तो देती ही देती है और ज़्यादा भी ले देती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल जब रिकॉर्ड करते हैं वो या तो इशूड कैपिटल से कम होनी चाहिए या उसके बराबर, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो हम 10 लाख ही उठाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं उठाएंगे, ठीक है। कैपिटल में उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते, भले ही कितने लोग आ जाएं। मान लो मेरी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, मैंने 10 लाख मांगे, मुझे 20 लाख मिल रहे हैं पब्लिक से, पर जब मुझे 10 लाख की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो मैं क्यों लूँगी उनसे बेफालतू में, क्यों अपनी लायबिलिटी बढ़ाऊँगी कि उन्हें हर साल डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करते हैं हम, इसलिए बोला गया है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल या तो इशूड कैपिटल के बराबर होगी या उससे कम होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने इशूड ही क्यों बोला, ऑथराइज क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो मेरा एक्सेप्टेंस है वो ऑफ़र पे ही तो होगा, ठीक है। मान लो मेरी पॉकेट में अभी 100 रुपये हैं, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50 दे सकती हूँ, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता ना कि मेरे पे 100 हैं, मैंने आपको बोला 50, तो या तो तुम 50 मांगोगे या 50 से कम मांगोगे, 50 से ज़्यादा नहीं मांग सकते क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑफ़र कितने का दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ 50 दे सकती हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, एक बार फिर क्लियर कर लो, इसे आराम से देख लो और अगर आप चाहते हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, अभी हम बैलेंस शीट पे नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम 4 नंबर की आती है, 3 से 4, वो जब आएगी समझ में जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस अभी आपको बेसिक क्लियर करना है कि ऑथराइज्ड अगर मैं बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी ना मुझे सिर्फ लैंग्वेज क्लियर करनी है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि अरे भाई ये क्या लिखा है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन झट से होगा, ठीक है। आराम से देख लो इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अभी हमने सब चीज़ें पता कर ली कि भाई इतना आता है, इतना जाता है, ऐसे हम मंगा सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, पार में, प्रीमियम में। अब जब ये सब चीज़ें कर ली, अब हमें देखना है कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। पब्लिक के रिस्पॉन्स के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है ना कि हमने जितना ऑफ़र किया है पब्लिक उतना ही दे, ठीक है। हो सकता है गुडविल बहुत अच्छी है, ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कंपनी हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हमें उतना भी मिल पाए, हो सकता है कम मिले, ठीक है। यहाँ पे हमारे उसके बेसिस पे 3 केस बनेंगे, ठीक है। नाम ध्यान रखने हैं ये। अब देखो
मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि मुझे जो शेयर थे ना 1 लाख हैं मेरे पे और मैं उन्हें 10 रुपये ईच पे दे रही हूँ, तो मतलब वही बात हो गई कि मुझे 10 लाख रुपए उठाने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ केसेस हैं, बहुत आराम से देखना इसे, किसे, बहुत आराम से। केस 1 क्या बोल रहा है कि मैंने कितने, कंपनी ने कितने दिए हैं पब्लिक को, कितने देने का वादा किया है, 1 लाख शेयर, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए उठाने हैं। तो मैंने बोला 1 लाख शेयर मैं इशू कर सकती हूँ। कंपनी ने जब इतना दिया तो पब्लिक ने भी पहले केस में 1 लाख शेयर ही दिया। ठीक है, 1 लाख शेयर की ही डिमांड आई, तो क्या हुआ, ये हो जाता है फुल सब्सक्रिप्शन, कि जितना हमने मांगा उतना ही मिला। दोबारा बोल रही हूँ, जितना हमने मांगा उतना ही मिला, ऑफ़र जितना दिया उतना ही एक्सेप्टेंस आया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस क्या बोलता है कि जब मैंने 1 लाख शेयर का इशू किया कि मुझे 1 लाख शेयर या 10 लाख रुपए उठाने हैं, लेकिन पब्लिक ने 1,20,000 शेयर मांग लिए, मतलब वो 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो ये क्या हो जाता है मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा देने के लिए रेडी है। ठीक है, ऑल्दो हम ज़्यादा उठाते नहीं हैं, उसका ट्रीटमेंट अभी पता चलेगा आपको इसी वीडियो में आगे, पर अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर पब्लिक ने ज़्यादा मांग लिया तो वो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है 1 लाख शेयर फिर से हमने इशू किए थे, लेकिन यहाँ पे मांगे कितने, 90 शेयर। हमारे पास उतनी डिमांड नहीं आई जितनी हमने सोची थी, हमें 10 लाख चाहिए था, वो 9 लाख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन आ गया कम का, तो ये क्या हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब कम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब हम इन केसेस के ट्रीटमेंट पढ़ेंगे अलग अलग। ठीक है, बहुत आराम से, और इसको तो प्लीज़ लिख ही लेना या रिकॉर्ड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ध्यान से ये आपके काम आएगा। अगर आज की ये वीडियो की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, छोटे छोटे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो चीज़ें समझाई थी उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, अब आ गया मेरा केस 1। केस 1 कौन सा था, फुल सब्सक्रिप्शन। अब फुल सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ कि भाई मैंने 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख शेयर की ही एप्लीकेशन आई। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम सारे ही शेयर वालों को अलॉट कर देते हैं कि जितने जितने मांगे हैं उनको मैंने उतने उतने दे दिए। बहुत आराम से समझना है, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, अभी मेरे पे 50 रुपये, मुझे 50 रुपये उठाने थे। अब आप 4 लोग बैठे हो, कोई भी 4 हो, उसमें से एक को 2 चाहिए, एक को 3 चाहिए, एक को 10 चाहिए, एक को जितने भी बचे हुए हैं वो चाहिए, तो मैं जिसको जितने चाहिए उतने दे दूँगी, क्योंकि सब जितने मैंने मांगे थे बस उतने की ही डिमांड आई है, उससे ज़्यादा की डिमांड नहीं आई है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। फिर है केस 2। केस 2 बोलता है, कौन सा है केस 2, ओवर सब्सक्रिप्शन, कि मेरे पास ना अब पैसा ज़्यादा आ रहा है, मैंने 1 लाख शेयर के हिसाब से पैसा मांगा था और लोग 1,20,000 देने के लिए तैयार है। इसका मतलब मेरी गुडविल बहुत अच्छी होगी कि लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कंपनी के पास चॉइस होती है कि वो अब जो ये 20,000 एक्स्ट्रा आ रहा है ना शेयर का प्राइस, मतलब 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए, उसको कैसे ट्रीट करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 3 चीज़ें लिखी होंगी। पहला होता है रिजेक्शन एंड रिफंड। ठीक है, रिजेक्शन एंड रिफंड का मतलब क्या है, जैसे ही एप्लीकेशन पे पैसा आया तुरंत ही एक्स्ट्रा वाला पैसा आपने वापस कर दिया। दोबारा बोल रही हूँ, जैसे ही पैसा आया तुरंत ही आपने वो वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 1 लाख शेयर थे, 1,20,000 के, तो जो 20,000 रुपये का प्राइस था ना, 20,000 इंटू 10, वो 2 लाख सीधा बैंक से वापस कर दिया, और जो 1 लाख वाले थे उन्हें शेयर होल्डर बना लिया। क्लियर है, उन्हें अलॉट कर दिया। फिर आता है प्रोराटा। प्रोराटा नाम से ही पता लगता है कि प्रपोर्शनेटली हमें रेशियो में बांटना है। जैसे कि 1,20,000 शेयर की डिमांड आई और 1 लाख ही इशू कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना दिल नहीं दुखा रही। अगर किसी ने मुझसे 4 मांगे हैं ना, तो मैं उसे 2 दे दूँगी, पर जिस बंदे और ने भी मांगे मैं उसे भी दूँगी।
ऐसा नहीं करूँगी। मान लो कोई भी 3-4 लोग हैं, ऐसे सीमा, रीमा, कुछ भी ले लो, ठीक है। सीमा ने मुझसे 4 मांगे, पर रीमा के लिए मेरे पास अब शेयर नहीं बचा, मुझे 1 लाख ही देने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सीमा को 4 की जगह 2 दे दूँगी, और वो 2 किसको दे दूँगी, रीमा को। मतलब कोई भी ना मेरे पास से नाराज़ होके नहीं जाना चाहिए, मैं सबको कुछ ना कुछ हिस्सेदारी दूँगी। अगर वो बंदा मेरे पे अप्लाई कर रहा है, वो मुझे पैसे देने के लिए रेडी है, तो मैं उसे क्यों दुखी करूँ, क्यों उसका पैसा वापस करूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगी, उसको प्रपोर्शनेटली दे दूँगी। जैसे कि 1,20,000 थे, 1 लाख शेयर्स हमने इशू करने हैं, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे ना रेशो निकाल देते हैं कि 1,20,000 पे 1 लाख शेयर, तो कितना हो गया, 0 0 हटा दो, 12 × 10, ठीक है। 12 वालों को 10 शेयर देंगे, 12 वालों को 10 शेयर देंगे, ये हिसाब चलता रहेगा, ठीक है। अभी बस इतना समझना है, जब एंट्री करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। फिर आता है रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, कि आधों को हमने रिजेक्शन का दे दिया और आधों को प्रोराटा। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे 1 लाख, ये दोनों का मिक्सचर है, ए और बी वाले केस का। यहाँ क्या हुआ कि जब रिजेक्शन किया मैंने, तो रिजेक्शन था 10,000 शेयर्स का, ठीक है। मतलब 20,000 एक्स्ट्रा आए थे, उसमें से आधों को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो आधे थे ना उन्हें थोड़ा कम करके दे दिया, पर मैंने उन्हें दिया है। तो मैंने 1,10,000 वालों को 1 लाख दिया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस वाले केस को, क्योंकि थोड़ा सा कम समझ में आता है। फिर से बोल रही हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके 3 कंडीशन बनती हैं। पहली, रिजेक्शन एंड रिफंड। रिजेक्शन एंड रिफंड में क्या है, जितना पैसा आया उसको एक्स्ट्रा वाले को सीधा सीधा वापस कर दो, ठीक है। जय माता की बोल दिया कि भैया आप वापस ले लो। दूसरा केस आया, किसी को नाराज़ करके नहीं भेजना। अगर 1,20,000 है, 1 लाख हम कर सकते हैं प्रपोर्शनेटली कम करके, तो मैं करूँगी, ठीक है। तीसरा आया रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, कि कुछ को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम सबको प्रपोर्शन हम नहीं कर पा रहे, तो कुछ को रिजेक्ट कर दिया, और जितनों को प्रपोर्शन कर सकते हैं हमने उनको कम करके दे दिया, ठीक है। ये बहुत प्यार से हो गया। इस वाली वीडियो को एक बार रिपीट पे देखना, ठीक है, ध्यान से, कि मैंने बोला क्या है। सुनना ज़्यादा है, ठीक है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, सिर्फ सुनने से भी फ़र्क पड़ता है। लास्ट केस आया केस 3। केस 3 था अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में देखो होता क्या है ना, बेसिकली कंपनीज़ एक्ट की तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, बट ये ना सेबी ने रूल बनाया था। सेबी पता होगा शायद, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोगों ने मूवी भी देखी होंगी, वो स्कैम, उसमें भी ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जब आप शेयर इशू करते हैं, आईपीओ निकालते हैं, तो आप कब निकाल पाएंगे। देखो हम ना पहले ड्राफ्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ड्राफ्ट। किसी भी चीज़ को हम पहले ड्राफ्ट निकालते हैं। तो जैसे ही ड्राफ्ट निकाला, अगर हमारे पास उतनी ही डिमांड आई या उसकी 90%, तब ही हम प्रॉपरली आईपीओ को अप्लाई करके पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ वो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है, वो वहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, में फिर से बोल रही हूँ, वाइवा का क्वेश्चन भी होता है। कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, बट जो सेबी है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90% ऑफ शेयर इशूड। अगर मैंने 1 लाख मांगे हैं और उसका अगर 90% नहीं आया, 90% तक आना चाहिए, मतलब अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ कि मेरे पे 90,000 की डिमांड आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो मैं इशू नहीं कर पाऊँगी। अब इसको ज़रा टेबल से समझते हैं। पहला केस क्या है कि 1 लाख शेयर मैंने मांगे हैं, पब्लिक से 90 आए, तो क्या 90% की डिमांड मीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 लाख का 90%, 90% कितना हो गया, 90,000, ठीक है। तो 90,000 जब मिल रहे हैं तो कंपनी आराम से उसको अलॉट कर देगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 90 ही करेगी, क्योंकि 90 की डिमांड आई है। अब 1 लाख मत लिख के आ जाना बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है। 90 करने मतलब 90 करने हैं। फिर है 1 लाख शेयर मांगे थे, अब 95 आए, ये तो 90 से ज़्यादा ही हैं, यहाँ भी अलॉट कर देगी कंपनी। लेकिन अगर 1 लाख मांगे और 80 आए तो क्या होगा, अब कंपनी अलॉट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को मीट नहीं कर रही है,
ठीक है। लेकिन ये कंपनीज़ एक्ट में नहीं लिखा है, तो अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि भाई 80% आया लेकिन फिर भी कंपनी अलॉट कर रही है, तो आप करके आएंगे वहाँ पे। अपने आप पे अजम्पशन लगा के नहीं आएंगे कि 90% नहीं आया तो हम नहीं कर रहे हैं एंट्री। अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो वो नहीं लिखने के आंसर नहीं देंगे, वो एंट्री के आंसर देंगे, ठीक है। एंट्री के नंबर मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? पूरा आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आराम से दोबारा देखना। अभी नया नया चैप्टर है तो बहुत लगेगा पता नहीं क्या क्या हो गया, पर ऐसा नहीं है, बहुत क्लियर है। बहुत चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, पूरा प्रिसाइजली बता दिया है। यही जो मेन आपको क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में आपको यही शब्द मिलेंगे, बस इन शब्दों को समझना है। अगर इनका सेंस पता है तो आपका क्वेश्चन आराम से धीरे धीरे लेवल बढ़ते बढ़ते फ्लो में जाएगा, ठीक है। इसको कोई बहुत दिमाग में नहीं घुसाना है कि भाई बहुत हार्ड चैप्टर है ये। ज़्यादातर बच्चे छोड़ते हैं इस चैप्टर को, बट मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने शेयर्स कर लिया ना, मैं दोबारा ये चीज़ बोल रही हूँ, शेयर्स कर लिया तो आपके 3 चैप्टर पक्के होते हैं, शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि उन सब में ही सेम एंट्रीज होती हैं, समवट सेम होती हैं। अगर शेयर किसी का स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आप मान लो कि आपके 24 नंबर पक्के हो गए, 12 इसके 12 डिबेंचर के, ठीक है। और 24 नंबर मैटर करते हैं बोर्ड में, तो आराम से इसको देखो। पहली वीडियो है हमारी, तो अगर आपको पसंद आई हो, किसी तरीके में आपको कोई चेंज चाहिए हो कि हाँ हमें ऐसे देखना है वैसे देखना है, क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकली बोर्ड पे करेंगे, वो ऐसे पीपीटी फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ें, बेसिक की जितनी भी वीडियोस होंगी आपको ऐसी ही मिलेंगी पहले, क्योंकि ये चीज़ आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी बुक में भी होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं होप करूँगी कि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर तो बिल्कुल ही करोगे, और 12th के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, आप कमेंट में डाल सकते हो। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी तरफ से वो भी डाल सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप फ्रीली पूछ सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।